हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा। दिस इज़ मी पवन वर्मा। यहाँ पे हम इस वीडियो में जानेंगे जो अभी आरआरबी का वैकेंसी आई है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आ रखी है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत इतने सारे वीडियो आ गई है यूट्यूब पे। सब में आपको नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन हुई है। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे और बड़े अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि आपका क्या क्या, कैसे आप एलिजिबल हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, राइट, सिलेबस क्या क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतनी शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा और सारी बातों को अच्छे से आपके सामने रखूँगा। ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी वैकेंसी आ गई है। ठीक है। वैकेंसी आई हुई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ये रिलीज़ किया है वैकेंसी को। सेम यही इमेज उसमें रखा गया था। और एएलपी जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, इसका मतलब होता है क्या, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, तो वैसे ही ट्रेन का भी ड्राइवर होता है। तो ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसको कहा जाता है लोको पायलट, राइट। तो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है ये। मतलब आपको अगर ट्रेन चलाने की है, मतलब ट्रेन चलाना है, यहाँ पे ड्राइवर का काम है, तो ड्राइवर उसको नहीं कहा जाता है, लोको पायलट कहा जाता है। तो ठीक है, तो ट्रेन चलाने की वैकेंसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है। इसमें कितनी सैलरी होगी, क्या होगी, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और कौन कौन से आरआरबी बोर्ड ये कंडक्ट करेगी, मतलब सबका जोन वाइज बटा हुआ है। फाइन। कोई अगर जैसे कोलकाता से है तो कोलकाता जोन से वो अप्लाई कर सकता है। कोई अगर भुवनेश्वर जोन से है तो भुवनेश्वर से अप्लाई कर सकता है, मुंबई जोन से अप्लाई कर सकता है, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, मालदा। तो अलग अलग जोन है, जोन वाइज। और ये इमेज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही है। चेन्नई से अप्लाई कर सकता है, सिकंदराबाद से। तो आप जिस जोन से अप्लाई करना चाहें, आप एक ही जोन से अप्लाई कर पाएंगे। ये नहीं कि आप 2-3 जोन से अप्लाई करें, आप एक ही जोन से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आई है, ये आपको जो एप्लीकेशन फिलिंग होगी वो 20 जनवरी, यानी कि आज आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आज से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 20 जनवरी, 20 जनवरी 2024 से। और ये लास्ट डेट, इसकी क्लोजिंग डेट है 19 फरवरी 19 फरवरी 2024। इस बीच में आपको फॉर्म भरना है। इसमें बताया गया है कि कितना लेवल टू 7th पे है, लेवल 2 का पे है। यहाँ पे इनिशियल इसका पेमेंट बताया गया है, ग्रेड पे बताया गया 19,900 रुपये। 19,900 रुपये सैलरी। अब इसमें क्या है कि आप अगर एक्स्ट्रा आवर करेंगे और या फिर आप जो अलावेंस मिलती है, तो वो सब मिला जुला के आपको 30,000 तक का बन जाता है, 30,000 रुपये तक का हो जाता है इसमें। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट मिलती है A1 कैटेगरी की। उसके बाद इसकी एज लिमिट जो है 18 साल से 30 साल तक का एज लिमिट है। एज लिमिट 18 ईयर से 30 ईयर के बीच वाले सब अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, इसी को लेके थोड़ा सा मायूसी हो गया कि बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी आई है, और बहुत सालों के बाद आने के बाद एज लिमिट थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सालों के बाद आई है असिस्टेंट लोको पायलट की, ऑब्वियसली। तो आप अगर 18 से 30 के बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो इसकी है 5,696, यानी कि 5,700 से 4 कम है, 5,696 टोटल वैकेंसी है। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी कि 10,000 20,000 वैकेंसी आएगी, हाँ 15,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी भी बहुत कम है। ठीक है। 5,696 वैकेंसी है टोटल। तो आप ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं। 20 जनवरी से, आज से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 19 फेब तक आप भर सकते हो। और इसके बाद यहाँ दिया गया है कि कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अहमदाबाद से कितना है, या फिर आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे कि जोन वाइज, अलग अलग जोन वाइज आपको वैकेंसी रिलीज़ करी गई है कि अहमदाबाद से है, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, अलग अलग जोन का नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिया गया है। अगर मैं जोन वाइज वैकेंसी की बातें करूं टोटल, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखता है बिलासपुर से 1190 टोटल, मतलब 1000
192 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 483, देन एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इस तरीके से। तो सब जोन वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी गिवन है, जोन वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी गिवन है। तो टोटल वैकेंसी हो गई 5696 टोटल। और जनरल कैटेगरी की 2500 वैकेंसी है, वैसे ही ओबीसी की 1351 वैकेंसीज है। आप जोन वाइज ये सारे वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट करके पहले ही बता दिया गया कि किस जोन में। जैसे कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आपको सिलीगुड़ी जोन और ईस्टर्न जोन, 2 जोन मिलती है कोलकाता में। तो यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी 254 एंड 91 इस तरीके से है कोलकाता का। हाँ, मालदा में देखे जाए तो 161 एंड 56। मुंबई की बात करी जाए तो 400, दैट इज़ सेंट्रल रेलवे। वेस्टर्न रेलवे हो जाएगी 110 और साउदर्न रेलवे देखिएगा कौन सा जोन है वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहें उस जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि आप कौन कब तक की एज आपकी एलिजिबिलिटी है, एज रिलैक्सेशन अगर देखा जाए तो जो एससी कैटेगरी के हैं या जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे हमने आपको बताया कि 18 से 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, तो एससी एसटी कैटेगरी वाले 35 तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर 18 से 35 के बीच वाले सब अप्लाई कर पाएंगे। वही ओबीसी की बात करी जाए तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 33 ईयर्स के अगर हैं 18 से 33 तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं, हाँ वैसे और भी इसमें पॉइंट थी, जैसे फीमेल के लिए थी, विडो के लिए और वगैरह वगैरह कैटेगरी थी, तो उसके लिए 3 साल 6 साल ऐसे करके कैटेगरी हैं जो एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आते हैं। वैसे और यहाँ पे दिया गया है कि अपर एज लिमिट डेट आपको बता दी गई है कि जैसे मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से अगर हैं तो आपकी एज मतलब डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1994 के बाद का या फिर इस डेट का होना चाहिए। अगर आप ओबी से हैं तो 2 जुलाई 1991, जैसे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया 94 से 91, 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया। वैसे ही अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो 1989 यानी कि 2 जुलाई 1989 के लिए। और अपर एज लिमिट है 2006, 1 जुलाई 2006 तक अपर एज लिमिट है। तो इसके बीच के ये कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या है इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन को लेके बहुत सारा डाउट रहा है लोगों के बीच में कि भाई क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो मैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि 10th क्लास, जो भी 10th क्लास किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 10th क्लास अप्लाई कर सकता है, 12th क्लास अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि ITI डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, ITI डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, जैसे कि फिटर का हो गया, या फिर जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, NCVT, SCVT यहाँ पे दिया। इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, है ना, मैकेनिक रेडियो और TV मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, दैट मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर मैकेनिक, कॉयल वाइंडर मैकेनिक। तो ये अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ITI डिप्लोमा 10th एंड 12th वाले, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग की बात आती है कि इंजीनियर्स जो हैं वो कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी पॉइंट जैसे अभी आएगा मैं बताता हूँ आपको इंजीनियरिंग के बारे में। ऐसे यहाँ पे फ़ी के बारे में दिया हुआ है इंजीनियर्स के। अच्छा, इंजीनियर्स के बारे में मैं ऐसे डायरेक्टली बता देता हूँ। जो जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, राइट, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है या IT डिपार्टमेंट होता है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो अप्लाई कर पाएंगे। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स किए हुए हैं वो कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, देन मैकेनिकल, तो वो डिपार्टमेंट वाले अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कंप्यूटर साइंस जो लेके किए हैं या फिर IT डिपार्टमेंट का जो है, तो सिविल डिपार्टमेंट है, वो सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग के वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो 10th और 12th में डिप्लोमा करके रखे हुए हैं वो अप्लाई कर सकेंगे
इस तरीके से यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए आपको जो इस ALP के लिए अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पे है फी स्ट्रक्चर के बारे में कि फी स्ट्रक्चर फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द कैटेगरीज मेंशन इन दिस वन, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करी गई है, जनरल कैटेगरी की, और वो भी सिर्फ मेल की बात करी जाए तो 500 रुपये है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। और उसी जगह पे SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल जो भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल की हो चाहे वो OBC को हो, राइट, ट्रांसजेंडर, उन लोगों को 250 रुपये करके फ़ी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप CBT 1 जो भी एग्ज़ाम होगा ना वो 3-4 स्टेज में है, 3 स्टेज पे है, तो अगर आप CBT स्टेज 1 एग्ज़ाम देते हैं तो उस पर आपको 400 रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, मतलब जो भी बैंकिंग की प्रोसेसिंग की चार्जेस होगी वो कट करके वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर आपका जो डिटेल है वो प्रॉपर से डालना है, बैंक अकाउंट वगैरह। वैसे ही यहाँ पे 250 रुपये जो पे करेंगे उनके 250 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे, और जो भी बैंकिंग की चार्ज होगी वो कटेगी। और बाकी CBT 1, इसमें कंडीशन यही है कि CBT 1 एग्ज़ाम में आप बैठे, CBT फर्स्ट स्टेज का जो पेपर है उस पर आप बैठे, अटैम्प्ट किए, भले आपका पेपर निकले ना निकले वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, है ना। हाँ, जो भी CBT 1 अब पे बैठेगा, ये लिखा हुआ है, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1 विल गेट रिफंड, उसको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, बस कुछ चार्जेस कटेंगे। अब आ जाते हैं कि एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, मेन पॉइंट, कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को क्या चीज़ें कैसे कैसे स्टेज होने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम को ऑनलाइन कैटेगरी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये एक दिया गया है, जो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। कहने का मतलब आपको मेरिट लिस्ट में मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। मेरिट लिस्ट में ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो आप उस मेरिट लिस्ट में ऊपर रहोगे। अगर मान लीजिए कि क्वालिफाइंग, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है कि 40% या 70% है, सॉरी, आगे आपको बताता हूँ। वैसे तो क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपको मार्क्स अच्छा स्कोर करना है ऑब्वियसली। जैसे कि आपको पता है कि 5696 वैकेंसी है और इसका कई गुना ज़्यादा, यानी कि हम समझते हैं कि लगभग 70 या 80 हज़ार लोग क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट स्टेज में। तो आपको 70-80 हज़ार के लिस्ट में भी ऊपर रहना है। तो ऊपर रहना है तो इसका मतलब आपको स्कोर अच्छा ही करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग है तो भी आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद CBT 2 सेकेंड टेस्ट होगी, सेकेंड स्टेज CBT 2 होगी। यहाँ पे 2 पेपर होगा, पार्ट A एंड पार्ट B होगा। तो पार्ट A आपको मार्क्स स्कोर करनी पड़ेगी, यहाँ पे 70% इसका मार्क्स ऐड होगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। और पार्ट B का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग रहेगा। अब पार्ट B, पार्ट A में क्या क्या चीज़ें होगी, CBT 1 में क्या क्या चीज़ें होगी, हम उसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये 70% इसका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा, ये बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 30% जैसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, ये एक एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आपको साइकोलॉजी टेस्ट, मतलब आँखों की टेस्ट वगैरह ली जाएगी। तो यहाँ का 30% आपको मेरिट लिस्ट में ऐड करी जाएगी। इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो CBT 2 का पार्ट A आपका ज़रूरी है और बाकी पार्ट B क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है मतलब पार्ट B में आपको प्रोफेशनल नॉलेज पूछेगा, जिस भी डिपार्टमेंट से आपने ITI किया है या फिर इंजीनियरिंग किया है उसका पेपर होगा ये टाइप पार्ट B, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर देन फाइनल सिलेक्शन। तो ये 4-5 स्टेज है इस एग्ज़ाम, मतलब इसमें जॉब लेने के लिए 5 स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको मैं CBT 1 के बारे में बताता हूँ कि क्या सिलेबस है, कैसा पेपर होगा, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे CBT 1 के बारे में बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 60 मिनट, 60 मिनट का पेपर होगा और 60 मिनट में 75 क्वेश्चन होंगे, टोटल 75 सवाल होंगे, आपको डील करना है। अब कौन सा सेक्शन से कैसा आएगा, क्या आएगा, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, ठीक है। हर एक सवाल 1 नंबर का होगा और
एक गलत जवाब के लिए आपका 1/3 यानी कि मान लीजिए कि आपने 3 सवाल सही किया और एक गलत कर दिया, तो एक गलत करने का आपका 1/3 जो है इसका यानी कि 0.33, अब 4 सही किया एक गलत किया तो 1/3 ऑफ दिस वन यानी कि 0.33 डिडक्ट हो जाएगा इसमें से, तो आपको पॉइंट मार्क्स कितना आएगा 2.66 आएगा। तो इस तरीके का है कैलकुलेशन इसमें, तो 1/3 आपका डिडक्ट होगा। एंड देन यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज एलिजिबिलिटी बताई गई है कि कितनी होगी। तो अपर कैटेगरी जो अपर अनरिजर्व कैटेगरी है वो 40%, ओबीसी जो है 30%, एससी एसटी के बारे में एससी के 30% एंड एसटी के 25%, ये आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। अब जैसे कि जनरल कैटेगरी का 40% दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा स्कोर करना है ताकि आप मेरिट लिस्ट में और ऊपर रहें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सिलेबस के बारे में जान लें कि पहले पार्ट में जो एग्ज़ाम होगी उसके सिलेबस में क्या होगा। जैसे CBT 1 जो होगा उसके सिलेबस में या उसका पेपर कैसा होगा, जैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको दिया हुआ है कि मैथ्स होनी है, मैथ्स का पेपर रहेगा, मेंटल एबिलिटी दैट इज़ योर रीजनिंग, उसके बाद जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। तो मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम, बॉडमास रूल, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, मतलब आपको अरिथमेटिक की पार्ट ज़्यादा है, एडवांस का भी पार्ट है जैसे कि अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, ये क्लॉक, कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका अगर अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मिला के आएगा, बट अरिथमेटिक का पार्ट ज़्यादा रहेगा, एडवांस थोड़ा कम रहेगा। जैसे कि अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये थोड़ा कम रहेगा कंपेयर अगर रेशियो अगर देखा जाए तो। उसके बाद मेंटल एबिलिटी जैसे रीजनिंग की बात करी जाए, एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, ये आप नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप अगर ज्वाइन करते हैं @maths with पवन वर्मा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन मैंने PDF फाइल ड्रॉप कर दिया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी मैथ्स विद पवन वर्मा, ठीक है, मैथ्स विद पवन वर्मा, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस कैटेगरी में क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, दैट इज 10th स्टैंडर्ड का जो 10th क्लास के लेवल का है वो आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करी जाए तो जनरल अवेयरनेस में जो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर लिखा गया है कि करंट अफेयर होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, स्पोर्ट्स कल्चर जो रिलेटेड है, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में कि जैसे मान लीजिए कि ध्यानचंद जी थे तो उसको 28 अगस्त को उनका बर्थडे है, तो उस दिन क्या मनाया जाता है, तो वो स्पोर्ट्स रिलेटेड बातें हो सकती है। कल्चरल इवेंट, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिशियन एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस, तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा। तो ये पार्ट हो जाता है आपका CBT 1 का, और ये क्वालिफाइंग है। 40% चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 40% चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ठीक है। तो ये हो गया CBT 1 की बात, यानी कि CBT 1 में अगर आप देखो तो मैं आपको और भी बातें बता दूं कि कैसे क्वेश्चन आपका कैटेगराइज करी जाएगी। जैसे 75 क्वेश्चन पूछी जाएगी, आपको ये बताया गया कि 60 मिनट का टाइम है, 75 क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। तो 75 क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें होगी, तो वो कहते हैं मैथ्स का 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इज़ रीजनिंग का अगर बात करें 25 क्वेश्चन। फिर आपका जनरल साइंस की बात करें, जो साइंस बोला गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें 20 सवाल, साइंस का 20 सवाल, और आपका फिर जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर है उसमें से 10 सवाल। तो इस तरीके से आपका 75 सवाल, 40, 25, 65 और 10, 75 क्वेश्चन इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। अब आते हैं CBT 2 में क्या चीज़ें होगी, कैसे पेपर होगी। तो CBT जो उसको क्वालिफाई करेगा, CBT 1 जो क्वालिफाई करेगा वो CBT 2 देगा, राइट। स्टेज 2 जो 1 क्वालिफाई कर लेगा वो स्टेज 2 पे आएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, सेल बी डन RRB वाइज, जो भी जोन आप सेलेक्ट करेंगे उसी के वाइज पे होगा, और जो भी CBT 1 क्वालिफाई करेगा उसके अकॉर्डिंग होगी।
है ना। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी वो 15 टाइम्स होगी। मतलब आप समझिए कि इसका मतलब क्या है कि आपकी वैकेंसी है 5696, तो इसका 15 गुना, इसका 15 टाइम्स CBT 1 से क्वालिफाई करेगा, तो इसका 15 गुना कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 75-80,000 के आसपास, लगभग 80,000 लोग क्वालिफाई करेंगे CBT 1 से। फॉर्म कितने लोग भरेंगे ये कोई लिमिट नहीं है, 10th क्लास वाले भी भर सकते हैं, 12th क्लास वाले भी भर सकते हैं, इंजीनियर्स भी भर सकते हैं, और जिसके पास डिप्लोमा होगा, IT होगा, वो सब भर सकते हैं। तो फॉर्म बहुत सारे लोग भरेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई लगभग इसका 15 गुना होगा क्वालिफाई, जो CBT 2 में बैठेगा। तो CBT 2 में बैठेगा, और CBT 2 का क्या है, मार्क्स वगैरह ये भी समझ लेते हैं कि CBT 2 में 2 पार्ट होगी, पार्ट A, पार्ट B, 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगी। पहला पार्ट होगा 90 मिनट्स का, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ये बात वही हो जाएगी, मतलब पहला जो 90 मिनट होगा आपका 100 क्वेश्चन का होगा, तो यहाँ पे भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, GK ही पूछा जाएगा। और पार्ट B जो होगी 60 मिनट की 75 क्वेश्चन, ये आपका जिस डिपार्टमेंट से आपने IT किया हुआ है, ITI किया हुआ है, ITI जिस डिपार्टमेंट से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो भी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, आपका मैकेनिकल है या फिर आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है, तो उस डिपार्टमेंट का, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट का, प्रोफेशनल नॉलेज का यहाँ पे 60 मिनट का 75 सवाल का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से CBT 2 का पेपर लिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर, वापस से आप अगर गलत करोगे तो 1/3 1/3 डिडक्ट हो जाएगी। मल्टीपल शिफ्ट में ये पेपर होगा, और कहता है मिनिमम पासिंग परसेंटेज दिया गया है कि UR यानी कि जनरल कैटेगरी का 40%, OBC का 30%, सेम है ऐसे ही। इसी के बाद जो पार्ट ए जो है वो आपको मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, यहाँ पर लिखा गया है पार्ट A shall be counted for shortlisting of candidate for further stage of the recruitment process, provide the candidate is respective to community to able to securing marks 35% in part B। यानी कि पार्ट B में भी अगर 35% मार्क्स आपको स्कोर करनी होगी, और पार्ट A का जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, ये बात लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो पार्ट A का या पार्ट B का जो है उसका सिलेबस के बारे में भी समझ लेते हैं। तो पार्ट A का जो सिलेबस होगा, जो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होने वाला है, तो उसमें भी मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है। तो मैथ्स में वही सिलेबस है जो आपके पार्ट 1 मतलब CBT 1 पेपर में था, राइट। अलजेब्रा रहेगी, जैसे जो चीज़ें वहाँ थी वो यहाँ भी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। अभी तो आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना है। उसके बाद रीजनिंग की पार्ट हो गई, और साइंस एंड इंजीनियरिंग जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, जैसे कि आपका ब्रॉड टॉपिक कवर्ड अंडर द सेल भी इंजीनियरिंग ड्राइंग, ED का होगा, प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्री, फिगर वगैरह वगैरह, जो इंजीनियरिंग के पहले ईयर्स में हम पढ़ते थे, राइट। उसके बाद ये हो गया आपका पार्ट A का पेपर। पार्ट A के बाद पार्ट B की अगर बात करी जाए, जो आपको बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, तो पार्ट B में ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगी, ये जस्ट क्वालिफाई करना है, 35% क्वालिफाइंग टेस्ट होगी सारे कैटेगरी के लिए, है ना। अच्छा, इसमें बताया गया है क्या, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे जो आप अगर देखोगे तो जो डिपार्टमेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसका सब्जेक्ट ऑफ चॉइस पार्ट B में क्या होगा, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, अमर्चर, कॉयल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये सारे टॉपिक से आपके सवाल होंगे, सब्जेक्ट से सवाल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम, यहाँ पे दिया गया है क्या, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो टीवी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर है तो फिटर मैकेनिक, मोटर ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल टर्नर, तो ये सारे डिपार्टमेंट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। और ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी एक डिपार्टमेंट है, उसमें से भी आपको इस कैटेगरी से सवाल पार्ट B में पूछे जाएंगे। पार्ट A में आपका मैथ्स, रीजनिंग,
जीके साइंस वगैरह रहेगा। पार्ट बी क्वालिफाइंग है तो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सवाल पूछी जाएगी, ठीक है। अब CBAT जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या होगा, तो कहता है कि इक्वल कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स। अब देखो, आप अगर अभी तक क्लियर करते हुए आ गए, कहने का मतलब है कि आपने CBT 1 दिया, क्लियर कर गए, आपने CBT 2 दिया, CBT 2 में आपने 2 पार्ट में एग्ज़ाम दिया, पार्ट ए पार्ट बी, आप ये भी क्लियर कर गए। अब आप जब CBAT जब आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि 8 टाइम्स जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी है 5, 6, 9, 6 उसका 8 गुना क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पे 15 गुना था ना, यहाँ पे 8 गुना यानी कि 8 टाइम्स, यानी कि 6057 का 8 टाइम्स अगर देखो तो कितना होगा, 5000, 5000 को 8 बारी करें तो कितना हो जाएगा जी, 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास, उससे भी ज़्यादा ही होगा। तो 40,000 के आसपास लगभग लोग पहुँचेंगे CBAT में। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाएगा। साइकोलॉजी टेस्ट कहने का मतलब हो गया कि आपके विज़न सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी होगी, आँखों की टेस्ट ली जाएगी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ट्रेन चलाएंगे, कोई मामूली छोटा मोटा जॉब है नहीं है, बहुत भारी जॉब है, बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, राइट। तो आपकी आँखों की टेस्ट ली जाएगी, क्लियर टेस्ट। उसके बाद उसमें कुछ इमेजेस वगैरह दिखाई जाती है, साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह होती है ना, ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी टेस्ट क्या वहाँ पे लिया जाएगा। तो आपको अगर उसके बारे में ज़्यादा पता करना है तो आपको ये दिया गया है नोटिफिकेशन में कि आप इस जगह पे जाइए, इस वेबसाइट पे जाइए, इस जगह पे जाइए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से CBAT का पेपर होने वाला है ना। यहाँ पे दिया हुआ है 12.3 नंबर पॉइंट में, आप E का पॉइंट में जाके देखेंगे तो इस फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन CBAT कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द फॉलोइंग वेबसाइट लिंक। ये वेबसाइट पे जाकर इस लिंक को चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि CBAT का पेपर कैसे होने वाला है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स ऑल कैंडिडेट मस्ट सिक्योर T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बेस्ट्री 42। अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट का बात कर रहा है कि 70% वेट लिया जाएगा CBT 2 का पेपर A से, यानी कि यहाँ से CBT 2 जो हमने दिया A का मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का पेपर नहीं है, सॉरी, तो यहाँ से 70% लिया जाएगा एंड 30% ऑफ CBAT, तो यहाँ से 70% लिया जाएगा, करेक्ट, और यहाँ से 30% मार्क्स लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये टोटल ऐसा रहा इसके। अभी और क्या रह गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब CBT आप A दे देंगे, 2 दे देंगे, CBT CBAT सारे एग्ज़ाम जब दे देंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर आपको DV के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन आपका जॉब सिक्योर होगा। उसके बाद नहीं, इसमें तो एक चीज़ और रह गई कि आपकी हेल्थ क्या कहते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल चेकअप भी होगा, नॉर्मल मेडिकल है, नॉर्मल है कि नहीं है, तो मेडिकल चेकअप वगैरह के बाद आपका फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो आप जहाँ से भी हैं, आप जिस भी हैं, तो आप कोई भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, पटना, मालदा, कोलकाता, तो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप अपने जगह को चुनें और आराम से तैयारी पे फोकस करें, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है, सिलेक्शन होना नहीं होना वो बाद की बात है, आपके हाथ में है कि आप प्रिपरेशन बढ़िया से करें। तो प्रिपेयर हार्ड, और जिनको भी ये था, जिनको भी रेलवे की नौकरी चाहिए थी, उनके लिए अच्छा मौका है, अच्छा सुनहरा मौका है ऑब्वियसली, तो कीजिए। और भी अगर कोई डाउट हो, ये कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, कमेंट करके, है ना, मैं कोशिश करूँगा। डिटेल सिलेबस के बारे में मैं बात करूँगा दूसरी वीडियो में, डिटेल सिलेबस के बारे में, राइट, मैथ्स के बारे में। आपको मैथ्स पढ़नी हो तो आप मैथ्स विद पवन वर्मा में जुड़े। यहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको कहीं भी कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चैप्टर की बात करी गई ना मैथ्स का, यहाँ पे सारे चैप्टर को मैं फ्रीली पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और इसके लिए भी अलग से सेशन रखूँगा, तो उसका अपडेट मैं आपको आने वाले टाइम में दूँगा। तो अगर कोई भी डाउट आपके मन में अगर अभी भी है, तो आप
प्लीज़ कमेंट करके पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। और आप टेलीग्राम चैनल से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करें और उसको देखें। और डेट फॉर्म फिलिंग टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो फॉर्म भरिए और फिर तैयारी में लग जाइए। तो इतना ही था इसमें। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि कैसे कैसे आपको तैयारी के बारे में कैसे कैसे चीज़ें करनी है। फाइन, तो इतना ही था इस वीडियो में। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।